जय हिंद दोस्तों। आज ये हमारा छठा लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में पुष्यभूति वंश के बारे में। पिछली कक्षा में हमने जो है गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था और गुप्त वंश के पतन के बाद जो है बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ। उसमें जो है पुष्यभूति वंश का जो साम्राज्य था वो बहुत ही विशाल था और पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था पुष्यभूति। इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ है? थानेश्वर जो है हरियाणा प्रांत के जो कुरुक्षेत्र जिला है उसमें थानेश्वर नाम की एक जगह है। और पुष्यभूति वंश का जो पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री की शादी किसके साथ हुई थी? राज्यश्री की शादी ग्रह वर्मा के साथ हुई थी। ये जो ग्रह वर्मा था वो कन्नौज का मोखरी शासक था। कन्नौज के मोखरी वंश का शासक कौन था? ग्रह वर्मा था। इसकी शादी राज्यश्री के साथ हुई थी। ग्रह वर्मा की जो हत्या थी वो मालवा के शासक कौन थे? देवगुप्त। मालवा का शासक देवगुप्त जो था उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। बाद में राज्यवर्धन ने जो है किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था, कौन? गौंड शासक नरेश। गौंड नरेश था कौन? शशांक। शशांक के द्वारा जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। बाद में जो हर्षवर्धन थे इन्होंने जो है शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज को जो है अपनी राजधानी बनाया। शशांक को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन ने जो है शशांक को पराजित किया। शशांक क्या था? एक शैव धर्म का अनुयायी था। और हाँ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि बोधि वृक्ष, बोध गया में है ये बोधि वृक्ष, उसको कटवाने वाला शासक कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए गोंड शासक। गोंड शासक कौन है? शशांक। कौन से धर्म का अनुयायी था ये? शैव धर्म का अनुयायी था। इसके द्वारा जो है बोधि वृक्ष को जो है कटवा दिया गया था। शशांक जो है कब बैठा था गद्दी पे? 606 ईस्वी में जो है ये गद्दी पे, सॉरी, हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पे कब बैठा था? 606 ईस्वी में जो है गद्दी पे बैठा था। और हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम था वो क्या था? हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम था वो था शिलादित्य। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक की जो है उपाधि इसने जो है धारण की थी। परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? वो था हर्षवर्धन के द्वारा। अच्छा, हर्ष ने शशांक को पराजित कर दिया और कन्नौज को अपनी जो है राजधानी बनाया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो है नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ, इसमें किसकी पराजय हुई थी? इसमें जो है हर्ष की पराजय हुई थी। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में कहाँ युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। इसमें जो है किसकी पराजय हुई थी? हर्ष की पराजय हुई थी। एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि चीनी यात्री हैनशांग, चीनी यात्री जो हैनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तीन प्रश्न बनते हैं। चीनी यात्री कौन कौन से थे? पहला था फाइयान, फिर था हैनसांग और एक था इत्तीसंग। कौन था? इत्तीसंग। तो जो चीनी यात्री जो हैनसांग था, अच्छा, फाइयान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक था उसके काल में आया था। और हैनसांग जो है किसके काल में आया था? हैनसांग जो आया था वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और हैनसांग को जो है अन्य मतलब क्या क्या उपाधियां दी गई? उसको जो है यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि आदि नामों से उसको जाना जाता था। किसको? चीनी यात्री हैनसांग को जो है इन नामों से जो है जाना जाता था। अच्छा, हैनसांग भारत क्यों आया था? वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध जो ग्रंथ थे उनका संग्रह करने भारत आया था हैनसांग। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए जो है वो भारत आया था। और हर्षवर्धन जो थे उन्हें कश्मीर के शासक से जो बुद्ध थे उनके दंत अवशेष प्राप्त किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कश्मीर के शासक से किसने बुद्ध के जो है दंत अवशेष प्राप्त किए? तो वो था हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन ने जो है प्राप्त किए थे। अच्छा, जो हर्षवर्धन जो थे वो क्या थे कि उनके जो पूर्वज थे वो सभी क्या थे? भगवान शिव के जो है भगवान शिव को मानते थे और शैव धर्म को जो है वो मानते थे। लेकिन बाद में हैनसांग के संपर्क में कौन आ गया था? हर्षवर्धन। तो वो जो है पूर्णतः बौद्ध बन गया था। हैनसांग के कारण जो हर्षवर्धन थे वो पूर्णतः बौद्ध बन गए थे। और हर्ष के समय में जो है प्रत्येक 5 वर्ष, हर्ष के समय प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है
एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे क्या कहा जाता था? जिसे महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद यानी हर्ष के काल में जो है प्रत्येक 5वें वर्ष पर एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था और हेनसांग खुद जो है 6वें समारोह में जो है उपस्थित हुआ था। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्ष, हर्ष के दरबार में। महामोक्ष परिषद के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं कि हर्ष के शासनकाल में जो है हर 5वें वर्ष में जो है एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे और हेनसांग जो है वो खुद जो है 6वें समारोह में उपस्थित था। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट हो ही गया। अच्छा, बाणभट्ट की दो महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी? हर्षचरित और कादम्बरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको याद कर लीजिएगा कि बाणभट्ट की जो आपके प्रश्न आ सकता है कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे या कादम्बरी के रचयिता कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए बाणभट्ट। अच्छा, बाणभट्ट के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे भृगु। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये किसकी रचनाएं हैं? यह है हर्ष की रचनाएं। पुष्यभूति वंश के शासक हर्ष की जो रचनाएं हैं या हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये रचनाएं जो है किसकी है, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्ष की रचनाएं। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचनाएं हैं? हर्ष की रचनाएं हैं। और ऐसा कहा जाता है कि धावक नाम का एक कवि था, उसने ये रचनाएं लिखी थी लेकिन हर्ष ने जो है उसको पुरस्कार देके और जो है इन तीनों नाटक जो है अपने नाम से लिखवाए। पर अगर ये पूछा जाता है कि किसने सब लिखे हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्ष की जो है ये रचनाएं हैं। अच्छा, हर्ष को जो है भारत का जो है अंतिम, हर्ष जो है उनको जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ये प्रश्न भी आपके आ सकता है कि भारत का जो है अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्ष को। लेकिन क्या था कि न तो वो कट्टर हिंदू था और न ही वो जो है पूरे देश का शासक था, ऐसा कहा जाता है। हर्ष के जो अब पढ़ते हैं, जो पुष्यभूति वंश था या हर्षकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या थी? हर्ष के अधीन जो राजा या महाराजा थे उनको तो महाराज या महासामंत भी कहते थे और उसकी मंत्री परिषद के जो मंत्री होते थे हर्ष के, उनको क्या कहते थे? सचिव या अमात्य। ये पूछा जा सकता है, अमात्य किसे कहा जाता था? तो हर्ष के जो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? या तो अमात्य या फिर सचिव। ठीक है। अच्छा, हर्षकालीन जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति। हर्षकालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति। और उसके शासक को या तो राजस्थानीय या उपरिक या राष्ट्रीय, इन तीनों नामों से पुकारा जाता था। जिले को जो है विषय कहा जाता था और उनका जो प्रधान होता था वो विषयपति होता था। और जो ग्राम होते थे, जिलों के नीचे ग्राम होते थे, उनका जो प्रधान होता था वो कहलाता ग्रामाशपटलिक। ग्रामाशपटलिक यानी ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामाशपटलिक कहा जाता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता, जिलों को जो है विषय कहा जाता था। और इनके शासनकाल में जो है पुलिसकर्मियों को जो पुलिसकर्मी थे उनको क्या कहा जाता था? पुलिसकर्मियों को तो चाट या भाट कहा जाता था और जो अधिकारी होता था उसे पुलिस विभाग का उसे दंडपाशिक जो है कहा जाता था। और हरित के समय जो है सिंचाई के साधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता? तुला यंत्र, इसे जल पंप भी जो है कहते हैं। हर्षरित में प्रांतीय शासक के लिए यहाँ पे लोकपाल आएगा। हर्षचरित में जो है प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके शासनकाल या किस रचना में जो है प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का यूज किया गया है, तो वो आपका आंसर होगा हर्षचरित में। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। अच्छा, हर्ष की मंत्री परिषद में जो है भंडी किसे कहते थे? प्रधान सचिव को। सिंहनाथ किसे कहते थे? प्रधान जो सेनापति होता था उसे सिंहनाथ कहते थे। और जो कुंतल जो होता था वो क्या होता था? वो अश्व सेना का जो है प्रधान होता था और गज सेना यानी जो हाथियों वाली सेना होती थी उसका जो प्रधान होता था उसको स्कंद गुप्त कहते थे। तो ये थोड़ा याद कर लीजिएगा कि भंडी यानी प्रधान सचिव, सिंहनाथ यानी कि प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था, स्कंद गुप्त जो था वो गज सेना का जो है प्रधान होता था। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं।
पुष्यभूति वंश, ये क्या था? गुप्त वंश के पतन के बाद में पुष्यभूति वंश जो है, इनका साम्राज्य जो है विकसित हुआ था और इसके संस्थापक पुष्यभूति हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण काल रहा वो किसका रहा? हर्षवर्धन का रहा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन था? तो वो गौण शासक था शशांक। ठीक है। हर्षवर्धन जो थानेश्वरी गद्दी पर 626 में बैठा और इसने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके दरबार में आया? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था और उसको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि भी जो है कहा जाता है। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? वो था बाणभट्ट। उसकी रचनाएं कौन सी थी? हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है। और 3 रचनाएं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये है हर्ष की जो है रचनाएं थी। अच्छा, तुला यंत्र या जल पंप जो है किसमें सिंचाई के साधन के रूप में उल्लेखित किस रचना में है? तो वो है हर्षचरित में, जो बाणभट्ट द्वारा लिखित है। लोकपाल शब्द का जो उल्लेख है वो किस में आया? तो वो हर्षचरित में आया था। किसके लिए? प्रांतीय शासक के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद।